A very good evening to all my dear friends and welcome to M Study YouTube channel, The Revolution of Digital Education में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का प्यारा प्यारा स्वागत। और चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर्स का सेशन है दोस्तों। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशन है जो कमेंट में दें। ये क्लास कैसे चलने वाली है आपको पता है शायद, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो उसी प्रकार से आप कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए और अपने क्वेश्चन नंबर लगा लीजिए। आज 18 क्वेश्चन है टोटल, और 18 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। कई बार आईक्यू से और आइडिया से भी क्वेश्चन बहुत सारे सही और गलत होते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी मैं हर क्वेश्चन के साथ में आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं, 5 सेकंड का समय है। पहला क्वेश्चन है, भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 यानी कि 2020 में कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स, जिसको दोस्तों GAPI के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भारत को दोस्तों सी ग्रेड के साथ में दूसरा स्थान मिला है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। सेकंड पोजीशन मिली है भारत को, और ग्रेड कौन सा मिला है? सी ग्रेड। सी ग्रेड के साथ में दूसरा स्थान मिला है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स के अंदर। और यह इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी, जिसको वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा जारी किया जाता है, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और ऑस्ट्रिया को अधिकतम स्कोर यानी कि ए के साथ शीर्ष स्थान पर रखा है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ग्लोबल, उसके अंतर्गत कौन सी कंट्री है जिनको ए स्कोर के साथ में पहले स्थान पर रखा है? तो स्वीडन है, यूके है और ऑस्ट्रिया, ये तीनों कंट्रियां हैं जिनको पहला स्थान मिला है। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है दोस्तों, एयरलाइंस की उड़ान के दौरान किस सुविधा को प्रदान करने के लिए अनुमति दे दी गई है? एयरलाइन जब उड़ान भरती है उसके दौरान कौन सी सुविधा नहीं मिल रही थी? भोजन सुविधा मिल रही थी, वाईफाई सुविधा नहीं मिल रही थी, एल्कोहल बिल्कुल ही बैन है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जजमेंट करके आइडिया लगा सकते हो कि भोजन पहले मिल रहा था और एल्कोहल कभी भी शायद अलाउ नहीं होगा। कोई कोई फ्लाइट में जो मतलब टूरिस्ट या इकोनॉमी मतलब हाई इकोनॉमी फ्लाइट होती है उसमें जरूर हो सकता है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए एल्कोहल सुविधा नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वाईफाई सुविधा। तो बी ऑप्शन इसका भी आंसर होगा वाईफाई। अब दोस्तों आपको एयरलाइन में जब भी आप बैठोगे तो व्हाट्सएप वगैरह या व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हो। इंटरनल एरोप्लेन के अंदर वाईफाई डिवाइसेस लगी हुई होगी। भारत सरकार ने हाल ही में देश में परिचालन करने वाली एयरलाइनों को अपने यात्रियों को इन फ्लाइट वाईफाई मतलब फ्लाइट के अंदर वाईफाई सेवा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। भारत और उत्तरी कोरिया ही केवल 2 ऐसे देश थे जो इन फ्लाइटों में वाईफाई सेवा की पेशकश करने में संकोच कर रहे थे। अब से ये दोनों देश है, जिसमें से भारत ने तो अनुमति दे दी है, अभी उत्तरी कोरिया का कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो इन फ्लाइट वाईफाई नाउ इन इंडिया, इसको हम ये बोल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी फट गया है? तो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है कि कई सारे ज्वालामुखी है लेकिन वो सक्रिय नहीं है, अब वो धीरे धीरे बंद हो गए हैं। लेकिन वो कौन सा देश है जिसका सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो फट गया है और जिसका नाम है माउंट मेरापी? और ये दोस्तों देश में है इंडोनेशिया देश। इंडोनेशिया, यहां से इंडोनेशिया कई सारे भारतीय अपने वहां घूमने जाते हैं। तो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी, एम मेरापी नाम से भी इसको जाना जाता है। तो माउंट मेरापी है वो फट गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हुई है। और विस्फोट होने के कारण क्रेटर एक जगह है से 2 किलोमीटर दूर हुआ है वो विस्फोट, और इससे खतरनाक गैसों और गर्म हवाओं का गुबार है वो निकल रहा है। तो काफी लोगों को जनहानि मतलब परेशानी तो हो ही रही है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है दोस्तों जकार्ता, राष्ट्रपति है जोको विडोडो और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपए। बाली एक जगह है जहां पर काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो अगर आपके पास इंडिया का 1 रुपया है तो वहां 208 रुपए में चलेगा, मतलब यहाँ का 1 रुपया और वहां की 200 की पत्ती बराबर है। तो चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चौथा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा शाही विकसित की है? नकली नोटों का परिचलन बहुत ज्यादा हो रहा है भारत के अंदर, तो उसकी रोकथाम के लिए कौन सी संस्था है
जिसने ये एक शाही डेवलप की है। शाही किस टाइप से उसकी पहचान करेगी उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। डीआरडीओ है वो इस टाइप की शाही नहीं बनाता है, इसरो भी नहीं बनाता है। डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है वो स्पेस का काम करता है। तो तीसरा बचा है CSIR, तो इसका सी ऑप्शन होगा CSIR। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको दोस्तों अभी बताऊंगा। CSIR ने नकली नोट पहचानने की एक शाही डेवलप की है, जिसको CSI का फुल फॉर्म है CSIR का वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद, जिसने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ में मिलकर एक बाइल्यूमिनेट सुरक्षा शाही की खोज की है। ये शाही प्रकाश के संपर्क में आने पर दो रंग दिखाई देती है। सामान्य सफेद प्रकाश के नीचे रखने पर यह शाही सफेद रंग की दिखती है। जब पराबैंगनी प्रकाश के नीचे इस शाही को रखा जाता है तो ये लाल हो जाती है। बाद में जब पराबैंगनी प्रकाश बंद होता है तो इस शाही का रंग हरा हो जाता है। तो वापस से सुनिए इस बात को कि सामान्य प्रकाश के नीचे रखने पर शाही सफेद रहेगी, लेकिन जब इसे पराबैंगनी प्रकाश के नीचे रखा जाएगा तो ये लाल हो जाएगी, और जब वो पराबैंगनी प्रकाश हटाया जाएगा तो ये हरे कलर में तब्दील हो जाएगी। CSIR के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। वैज्ञानिकी एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ये देश की अग्रणी स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1942 के अंतर्गत की गई थी। तो चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड एनिमल दिवस भी बोलते हैं इसको, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 3 मार्च के दिन। 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपने एक पाई नाम सुना होगा, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 14 मार्च को और तीसरे महीने को पाई दिवस मनाया जाता है, और उसी तीसरे महीने में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है, और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया जाता है। हियरिंग डे, श्रवण दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड स्वर्ण दिवस। तो प्रत्येक 3 मार्च को पूरे विश्व के अंदर विश्व वन्य जीव मनाया जाता है। वर्ष 1973 में इस दिन वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था, और इस वर्ष 2020 के अंतर्गत इसकी जो थीम रहने वाली है वो है पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना है। तो मतलब पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना है, ये विश्व वन्य जीव दिवस की थीम रहने वाली है। श्रवण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, और 14 मार्च के दिन पाई दिवस मनाया जाता है, और 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये दिन इस टाइप से याद रख सकते हैं। चलते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपके आगे आने वाले एग्जामों में देखने को मिले। किस देश के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीकी विकसित की है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब की तकनीकी विकसित की है, और वो देश है भारत देश। भारत देश के वैज्ञानिकों ने सोलर तकनीकी ट्यूब विकसित की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित ARCI इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल के वैज्ञानिकों ने लागत प्रभावी सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीकी विकसित की है। ये सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीकी विकसित करने से क्या फायदा होगा? तो ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और गर्मी को आवश्यक अनुप्रयोग में परिवर्तित करती है। तो ये प्रौद्योगिकी 2020 तक भारत को 100 गीगावाट के अपने सौर लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने वाली है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीकी इजाद की है। चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 7 नंबर क्वेश्चन। अभी अभी मैंने बताया था विश्व हियरिंग डे श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 3 मार्च ही। तो इसका उत्तर मैं बता नहीं रहा हूं, एक्चुअली मैं पहले ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूं। 3 मार्च को इस दिवस को मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कान की सुरक्षा और बधिरता से बचाव के लिए जागरूकता फैलाना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन था अपना वो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों, जैसा कि विगत क्लासों के अंदर आपको बताया गया था कि मल्टीनेशन नौसैनिक अभ्यास किया जाना था मार्च के अंतर्गत, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया है। और वो मल्टीनेशन नौसैनिक अभ्यास कौन सा था, जो कि विशाखापट्टनम के तट पर आयोजित होना था, और वो था दोस्तों मिलन 2020। मिलन 2020 के अंतर्गत बहुत सारे देशों के नौसैनिक, मतलब नौसेना के सैनिक इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया है। 3 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी। ये नौसैनिक अभ्यास 18 मार्च से 28 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाना था। तो भारत की कोरोना वायरस के चलते इसे डिसमिस किया गया है। और भारत की जो नौसेना है उसकी स्थापना 1612 के अंतर्गत ही कर दी गई थी। नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को मनाते हैं अपन, आदर्श वाक्य है से नो वरुणे, और नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। तो चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से अपने उत्तर आने दीजिए। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किन स्थानों को नामित किया गया है? धोलावीरा और दक्खन सल्तनत के स्मारक। ये दक्खन सल्तनत के स्मारक जो है वो दक्षिणी भारत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उनको दक्खन बोलते हैं। और धोलावीरा है वो गुजरात के अंतर्गत आता है। तो दोनों ही ये स्थान है जिनको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो यहां पर ए और बी दोनों ही ऑप्शन है वो अपने करेक्ट होंगे। धोलावीरा और दक्खन सल्तनत के स्मारक भारत सरकार ने 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 2 नामांकन डोजियर प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ये दोनों ही है, मैंने पहले बता दिया है। धोलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडर है, और दक्खन सल्तनत के स्मारक और किले जो कि बता चुका हूं दक्षिणी भारत के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी जो ऑप्शन आ रहे हैं उन दोनों में ही किया गया है। राज्यसभा के अंतर्गत भी किया गया और लोकसभा के अंतर्गत भी किया गया है। इसके बारे में अग्रिम जानकारी आपको स्लाइड में मिलेगी कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक को दिसंबर 2019 में लोकसभा में भी पेश किया गया था और इसे पारित भी किया गया था। इस बिल का उद्देश्य क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना। यह विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत आता है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के अंतर्गत, श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ जो कि नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। तो इनको पास करने मंजूरी करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इसका बिल है वो पारित किया गया और इसे पारित भी कर दिया है। तो चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का 11वां क्वेश्चन जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, किस अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? वो अभ्यारण्य कौन सा है जिसको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील घोषित किया गया है? तो वो अभ्यारण्य है दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इसका डी ऑप्शन होगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। और इसको क्यों किया गया है अभ्यारण्य, उसकी वजह क्या है वो वजह जानेंगे। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्यों घोषित किया गया है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में घांगे, डॉल्फिन और अत्यंत लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं और केंद्र सरकार ने 2 मार्च को मध्य प्रदेश में इस अभ्यारण्य को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में 435 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पे। चलते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर, तो फटाफट अपने उत्तर आने दीजिए। किस देश में कैटरीना सेकेला रो पाओलो ने देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वो कौन सा देश है जिसमें पहली बार महिला है जो राष्ट्रपति के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हुई है? और वो देश है दोस्तों ग्रीस देश। ग्रीस देश, और ग्रीस देश की राजधानी कौन सी है? एथेंस, जिसके बारे में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं एथेंस के अंदर जिन्होंने राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। तो कैटरीना सेकेला रो पाउलो ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
ग्रीस में कोरोना वायरस के कारण सभी स्कूल, विश्वविद्यालय, सिनेमाघर, जिम, नाइट क्लब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी शपथ पूरी हो चुकी है। पहली महिला है, तो कैटरीना नाम है, नाम भी बड़े इजीली याद रहेगा क्योंकि अपने भारत में एक्ट्रेस भी है एक इस नाम की। तो चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो आप सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं फेसबुक। फेसबुक ने महिलाओं के लिए उनकी मतलब प्रो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें कॉर्पोरेटिव सामाजिक जिम्मेवारी, जिसको बोला जाता है CSR की पहल के आधारित प्रगति लॉन्च की है। फेसबुक प्रगति द्वारा प्रत्येक गैर लाभकारी संस्था को अपना काम करने के लिए 50 लाख तक के 4 अनुदान प्रदान किए जाएंगे। तो फेसबुक की जो स्थापना फरवरी 2004 के अंतर्गत की गई थी, संस्थापक है वो मार्क जुकरबर्ग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गो कडल लॉन्च किया गया है? डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड गो कडल, इसके अंतर्गत काफी सारी जो IT से संबंधित काफी सारी चीजें हैं वो भी इसमें मिलेगी। तो ये देश है दोस्तों भारत देश। भारत देश के द्वारा, अब इसका नाम याद रहे, गो कडल, डबल D है, तो गो कडल लॉन्च किया गया है और भारत का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड है ये। और गो कडल 4 चीजों पर आधारित है: ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पर इसका ज्यादा केंद्र है और समाधान एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी इस पे ही मिलेगा। तो चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं KBC खिलाते हैं ये अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन है वो IDFC फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उन्होंने पहले व्यक्ति है जो बने हैं। IDFC की स्थापना 2015 के अंतर्गत हुई थी। MD और CEO है V वेदनाथ और मुख्यालय है मुंबई के अंतर्गत। तो चलते हैं आज के 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 3 क्वेश्चन अपने पास में बचे हैं, तो फटाफट उनका जवाब दें आप जल्द से जल्द। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो एक ही नाम है टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। और किसमें शामिल किया गया है? अमेरिका के हैं, गोल्फ खिलाड़ी है टाइगर वुड्स और 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वुड्स ने 3 बार कैरियर ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम किया है। 2000 और 2001 में टाइगर स्लैम का टाइटल हासिल किया था, जब वे बॉबी जोन्स के बाद एक ही समय में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले पहले गोल्फर बने थे तभी। तो चलते हैं आज के 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है? तो कौन सा है वो? विदर्भ, सौराष्ट्र, बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने पहली बार रणजी मैच के अंतर्गत रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीतने का गौरव हासिल किया है। मैच ड्रा रहा, लेकिन सौराष्ट्र पहली पारी की बढ़त के आधार पर रणजी चैंपियन बन गया। सौराष्ट्र की पारी में 106 रन बनाने वाले अर्पित वास्तवा को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो दोस्तों अब उसका स्थान 4था स्थान हो गया है, 4थे स्थान पर आ चुकी है। वैसे भारत का ये जो प्रमुख खेल है, राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन अभी भी वो 4थे स्थान पर है। क्रिकेट में कभी कभी भारत है जो पहले स्थान पर आती है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम विश्व रैंकिंग की नवीनतम तालिका में एक पायदान ऊपर यानी कि 4थे स्थान पर पहुंच गई है। यह उसकी साल 2003 में FIH विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद सर्वोच्च रैंकिंग है, 4था स्थान। बेल्जियम 14 अंकों के साथ में पहले स्थान पर है, हॉलैंड 11 अंकों के साथ में दूसरे पर, ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है और भारत है जो 4थे स्थान पर है। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। मिलेंगे कल फिर पुनः इसी होश और जोश के साथ में। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को लाइक भी करें और अपने सजेशन जो है वो कमेंट के माध्यम से आप अपने तक आने दीजिए दोस्तों। इसी के साथ में आप सबको ढेर सारा धन्यवाद।